बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। अपना बिहार की शुरुआत करेंगे छपरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सरिता हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। दरोगा संतोष रजक गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा की गाड़ी से शव को फेंका गया था। आरोपी सत्येंद्र अब भी फरार है। डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी की एक कार्रवाई। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर। छपरा में सरिता हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ा एक्शन। दरोगा संतोष रजक गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा की गाड़ी से शव को फेंका गया था। आरोपी सत्येंद्र अब भी फरार है। डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी की एक कार्रवाई। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और संतोष गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, ये बड़ी कार्रवाई, संतोष रजक गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी दरोगा ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संतोष रजक की भूमिका को शुरू से ही संदिग्ध माना जा रहा था इस पूरे केस में, क्योंकि जिस गाड़ी से सरिता को शव को ठिकाने लगाया गया था वो गाड़ी संतोष रजक की निकली थी, जिसे हम लोगों ने पहले ब्रेक किया था और इससे ये पूरा मामला लोगों के संज्ञान में आया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा था, पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सवालों के घेरे में थी। संतोष रजक की गिरफ्तारी हुई कहां से? जी बिल्कुल, उसके संतोष रजक की गिरफ्तारी उसके जो कार्य क्षेत्र है वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहले उसे डिटेन किया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। डीआईजी ने उससे पूछताछ के लिए कुछ सवाल दिए थे, उस सवालों का जवाब वो नहीं दे सका। जो सवाल के सूची जो दी गई थी उस सवालों में वो काफी उलझ गया। सरिता के हत्या के तुरंत बाद वो आरोपियों के संपर्क में था, ऐसा कॉल डिटेल से सामने आया था बात, और ये पूछा गया था कि क्या बातें हुई थी तो वो बातों को स्पष्ट बता नहीं पाया था। दूसरी बात ये भी थी कि जो आरोपी सत्येंद्र है वो शराब का कारोबारी भी रहा है, तो शराब कारोबारी के पास एक पुलिसकर्मी की गाड़ी बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी कागजात के कैसे इस्तेमाल हो रही थी, तो इस बारे में भी सवाल पूछा गया था उससे, लेकिन उसका भी कोई वो जवाब नहीं दे सका था। सत्येंद्र से उसकी नजदीकियां क्या थी इस बारे में भी कोई जवाब नहीं दे सका था। तो कुल मिलाकर के संतोष रजक की भूमिका इस पूरे केस में शुरू से ही संदेह के दायरे में थी, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में काफी देरी की, क्योंकि कुछ मामले ऐसे थे जिसकी जांच पुलिस के लिए भी जरूरी थी। उन जांच के बाद जब स्पष्ट हो गया कि संतोष की भूमिका इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है और इस मामले में उसकी गाड़ी का सीधे तौर पर इस्तेमाल किया गया है सरिता के शव को ठिकाने लगाने के लिए, उसके बाद डीआईजी ने इस मामले की समीक्षा की और दरोगा की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी, अब जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र, जो सरिता का पति बताया जा रहा है, वो अभी फरार चल रहा है। उसकी भी तलाश में एसआईटी की टीम लगातार लगी हुई है। खबरें ऐसी आ रही है कि वो नेपाल निकल चुका है। देखिए, ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश या नेपाल है। उसके जो मोबाइल कॉन्टेक्ट है वो बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं, कहीं से भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस समय जो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वो आरोपी दरोगा है जिसका नाम संतोष रजक है, जिसकी इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोपी सत्येंद्र के साथ इसके ताल्लुकात, इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। इसी की गाड़ी का इस्तेमाल कर शव को फेंका गया था। सरिता के शव को फेंकने के लिए संतोष रजक की गाड़ी का इस्तेमाल सत्येंद्र ने किया था। हालांकि संतोष रजक अब गिरफ्तार कर लिया गया है और सत्येंद्र अब भी फरार है। संतोष गुप्ता, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सत्येंद्र आरोपी था उस गाड़ी में लगभग 5 लोग सवार थे, जिसमें से पुलिस ने गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है इस केस में। सत्येंद्र जो आरोपी दरोगा है उसके साथ साथ 2 गिरफ्तारियां आज पुलिस ने की, जिसमें एक महिला भी शामिल है जो इस कांड में शामिल थी। सत्येंद्र अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार एसआईटी। जो महिला इस कांड में शामिल थी उसकी क्या पहचान है? जी बिल्कुल, वो जो सत्येंद्र का भाई है उसकी पत्नी है। ये सारे लोगों ने मिल करके हत्या की थी। हत्या का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी स्पष्ट हो गया कि सरिता की काफी बेरहमी से हत्या की गई थी, और हत्या के बाद जिस तरीके से दरोगा की गाड़ी का इस्तेमाल करके उसके शव को उसके दरवाजे पर ले जाकर फेंका गया, तो उससे लेकर विधि व्यवस्था कानून पर सवाल खड़े हो रहे थे। और उससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया था कि इस पूरे कांड को अंजाम देने में एक बिहार पुलिस का ही दरोगा शामिल था जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, तो पुलिस उस पर एक्शन लेने में। संतोष, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो सरिता की हत्या की गई थी किन वजहों से की गई थी? आपसी कलेश की वजह से की गई थी या वजह कुछ और थी? देखिए, इसमें 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं। एक दहेज का भी मामला बताया जा रहा है, दूसरा घरेलू कलह का भी मामला बताया जा रहा है। जो सत्येंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि पहले से भी वो शादीशुदा था, ये सरिता शायद तीसरी पत्नी उसकी थी। तो कुल मिला के कहा जाए तो कई तरह की बातें सामने आ रही, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई थी उस हत्या को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। और उसकी शव को, जो सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस तरह से हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसके एक पुलिस वाले की गाड़ी का इस्तेमाल करके शव को उसके दरवाजे पर ले जाकर फेंक दिया था। यह भी होता कि परिजनों को बता के उसके सुपुर्द किया जाता,
उसके दरवाजे पर फेंक करके चले गए थे, एक तरीके से कहा जाए तो। वो वीडियो सामने आने के बाद पूरी तरह से सवाल खड़े हो रहे थे। उस सवाल के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि एक बिहार पुलिस का दरोगा इस मामले में मुख्य संदिग्ध बताया गया था। हालांकि पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तब डीआईजी ने इस मामले में कुछ सवालों की सूची दी कि उससे पूछा जाए कि इन सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे सका, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। और आज पुलिस ने, जो एसआईटी की टीम है, उसने दरोगा संतोष रजक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसएसपी जो सारण के एसएसपी हैं, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। जी संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। जो आरोपी दरोगा था, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल कर सरिता के शव को उसके मायके में फेंका गया था, संतोष रजक जिसका नाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त से उससे सवाल पूछे गए, जिसके वो जवाब संतोषजनक नहीं दे पाया। हालांकि जो मुख्य आरोपी सत्येंद्र है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसमें एक और महिला की भूमिका हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। वो महिला जो सत्येंद्र है, मुख्य आरोपी है, उसकी भाभी की भूमिका है, जिसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। और सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। आपसी रंजिश में डबल मर्डर हुआ है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने 10 से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। दोनों के शव को पुलिस ने बरामद किया है। जमीन के कारोबार से जुड़े थे दोनों मृतक। मुफस्सिल थाना के डुमरिया में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सासाराम से तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपसी रंजिश में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने 10 से ज्यादा गोलियां चलाई। दोनों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जमीन के कारोबार से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया की यह पूरी घटना है। जो पप्पू सिंह थे, उन्होंने बुलाकर अपने घर डुमरिया में हम लोगों को खाना भी खिलाया। उसके बाद गोली मार के स्कॉर्पियो में लाद कर वो दोनों फरार हो गए। क्या मामला है, क्या है मामला? तो कुछ नहीं, घर पे बताया कि पप्पू सिंह बुलाए हैं, जा रहे हैं। और एक तरह से रिश्तेदारी में भी लगते थे पप्पू। वहाँ के एक अपराधी पप्पू सिंह, उसके घर पे किसी ज़मीन के मामला को, जो भी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं वो ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, घर पे आए थे। उसी क्रम में किसी बात पे विवाद हुआ है और वहाँ 5-6 और भी लोग थे जिनकी पहचान की जा रही है। जो मुख्य अभियुक्त है पप्पू सिंह, उसकी पहचान की जा चुकी है। और खबर गया जी से, जहां रंगदारी की मांग को लेकर बदमाशों ने घरों पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है। मगध कॉलोनी के रोड नंबर 17 में बदमाशों ने घरों पर पत्थर बरसाए और फायरिंग भी की। फायरिंग में महिलाएं और बच्चे बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो घर की महिलाओं ने मोबाइल से बनाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 24 जनवरी की रात 30 से 40 की संख्या में आए बदमाश और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। बदमाश उपद्रव करते हुए रंगदारी की मांग कर रहे थे। बदमाशों का कहना था कि रंगदारी तो नहीं, यहां बसने नहीं देंगे। लोगों का कहना है कि बदमाश जमात बनाकर रहते हैं और ड्रग्स का धंधा भी करते हैं। सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। नहीं तो कहते हैं कि घर में घुस जाएंगे, इज्जत ले लेंगे, ई लूट के चले जाएंगे। और हम लोग जानते हैं पूर्व से, वो सब जो लड़का है पूर्व से मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हीरोइन का बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। वो रैकेट में 50 की संख्या में उन लोग है। हम लोग लड़ना भी जानते हैं और झगड़ना भी। अभी हम लोग चुपचाप शांतिपूर्वक से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन उस गिरफ्तार करे। अन्यथा जब अगर हम लोग अपनी व्यवस्था पर अगर आ गए तो फिर प्रशासन को भी चुनौती देते हैं, फिर प्रशासन भी हमारा भी कुछ दिक्कत हो जाए। और खबर पूर्णिया से, जहां पॉलिटेक्निक के छात्र की दबंगई देखने को मिली है। सहायक खजांची थाना में छात्रों ने प्रतिमा विसर्जन करने जा रही महिला और बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में लड़के मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बीच बचाव भी कर रहा है, लेकिन इस दबंग छात्रों को पुलिस का भी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। घटना के बारे में पीड़िता महिला ने बताया कि अचानक नशे में धुत ये लड़के आकर डांस करने लगे और महिलाओं और बच्चों तक को पीटने लगे, जिसमें एक लड़के का सिर भी फट गया।
हम लोग आराम से जा रहे थे, वो लोग अचानक आके हम लोग के वहाँ पे घुस गया था और फिर हम लोग को भैया लोग को मारने लग गया था। वो लोग कॉलेज का था। कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे? हाँ। कहाँ गए थे? चौक पे गए थे। हम मार्केट में घूमने जा रहे थे, सब लड़का सब आया, पूरा पिए हुआ था, पूरा बदबू आया था मुंह से। सब पहले बहस किया, उसके फिर एकाएक सब मारना स्टार्ट कर दिया हमको। आपको मारने लगा? क्यों मारने लगा? बिना मतलब का, हम बस जा रहे थे वहाँ से। खबर वैशाली से, जहां सरस्वती पूजा के दौरान डीजे जब्त होने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने महुआ पातेपुर मार्ग पर आगजनी भी की। इस मामले में डीजे संचालक समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए विसर्जन से इनकार कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पलट गई। ट्रॉली के नीचे कई लोग दब गए। ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग जख्मी हैं। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। कल्याणपुर प्रखंड के चकमाही थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। समस्तीपुर से तस्वीरें, जहां दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। ट्रॉली पलटने के दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रॉली के नीचे कई लोग दब गए। ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग जख्मी हैं। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। कल्याणपुर प्रखंड के चकमाही थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। ट्रैक्टर पलटी मार दिया। कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी तत्काल का भी जो है से 3-4 लोग को देख रहे हैं। और खबर अररिया से, जहां फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमई गांव में 5 बदमाश लूट की नियत से पहुंचे और घर वालों के साथ जमकर मारपीट की। शोर मचाने पर अपराधी भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पीट दिया। वहीं तालाब से एक अन्य बदमाश का शव बरामद हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही अररिया एसपी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष के दावे और कई पहलुओं की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उनके द्वारा जो मोहम्मद इकबाल, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में कुछ लोग घुसे और कुछ लूटपाट करने का प्रयास किए। वो लोग जग गए, हल्ला गुल्ला किए, एक आदमी को पकड़ लिए और दूसरा आदमी जो है वो कुछ दूरी पर एक नहर टाइप का है, वहाँ पर ये जैसा बता रहे हैं कि वो डूब के मर गया है। तो ये पूरे घटनाक्रम को जो है एफएसएल की टीम भी आई है, हम लोग इसका जांच कर रहे हैं। 5 बदमाश आया और कबाड़ी को तोड़ दिया, अंदर चला गया, सामान लगा दिया उसका हाथ में भी तोड़ फोड़ किया। उसके बाद मतलब जो है फिर आवाज हुआ, एक लड़का आवाज जो हुआ तो बस्ती वाला चारों तरफ से दौड़ा, फायरिंग हुआ। हाँ, फायरिंग हुआ और एक वक्त सुनते हैं एक बच्चा को लग गया गोली। अच्छा। वो फारबिसगंज से मतलब जो रेफर अररिया में है। और उसके बाद बदमाश सब जो इधरे भागा तो बस्ती वाला पीछा किया, तो एक ही बदमाश को पकड़ के ले गया। इसके बारे में जानकारी किसी को न था। सुबह में मालूम हुआ कि नदी में भी एक लाश है। और नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मृतक के पिता ने लिखित पत्र दिया है। डीजीपी को यह लिखित पत्र दिया गया है। मृतका के पिता ने 8 बिंदुओं पर जांच करवाने की गुहार लगाई है। आवेदन पढ़ने के बाद डीजीपी ने आईजी से बात की। डीजीपी ने 3.5 घंटे की जांच की समीक्षा की। एसएसपी से लेकर एसआईटी चीफ, एसडीपीओ, सचिवालय वन को बुलाकर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद ही चित्रगुप्त थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी निलंबित की गई हैं। कदम कुआं के अपर थाना अध्यक्ष हिमांशु झा को तत्काल प्रभाव से एसएसपी पटना से निलंबित कर दिया गया था। तो बड़ी खबर, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, एक और निलंबित किए गए हैं एसएचओ रोशनी, जिसने इस पूरे मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की थी और कहा जा रहा है कि वहीं से सबको अंधेरे में रखा गया था। बिल्कुल, देखिए ये मामला वहीं से शुरू हुआ जब इस पूरे मामले की जांच जो है एसएचओ रोशनी को करनी थी, तो उन्होंने सही दिशा में जांच नहीं की, सही दिशा में एक्शन कार्रवाई नहीं की। और इतना ही नहीं, वो अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनको उन्होंने मिसलीड किया, उनको गुमराह किया
और उसी का फलाफल रहा कि चाहे एएसपी हो चाहे एसएसपी हो, सभी ने गलत बयानी की और उसके बाद जो परिजन का आक्रोश है वो फूटा। कारगिल चौक पे जो है सबके साथ प्रदर्शन किए परिजन, पुलिस ने लाठियाचार की और उसके बाद ये मामला तब और तूल पकड़ लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख हुआ कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और एसआईटी गठन करने का निर्देश डीजीपी को दिया। एसआईटी जो है वो अपनी जांच कर रही है। एसएसएल की भी रिपोर्ट हमने दर्शकों को बताई और अब परिजन जो है वो डीजीपी से मिले और डीजीपी से मिलकर के कुल 8 बिंदुओं पर जो जांच है वो करने का अनुरोध किया है। वो तमाम बिंदुवार जो है चीजें हैं वो हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अमित, वो बिंदुवार जो 8 पॉइंट्स परिजनों की तरफ से दिए गए हैं वो 8 बिंदु क्या है? देखिए वो 8 बिंदु है जिसमें सबसे पहली जो चीज है कि 5 तारीख की शाम 5 बजे जो है से दिनांक 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज जो है वो एफएसएल जो है वो जांच करे। छात्रावास पंजी व मेस पंजी के आधार पर छात्रावास में उपस्थित छात्राओं का पूर्ण विवरण, उनके बयान, उनके मोबाइल का सीडीआर भी जो है जांच किया जाए और सभी उल्लेख जो है वो प्रमाणित प्रतियां परिवार को भी उपलब्ध कराई। छात्रावास का मकान मालिक मनीष रंजन का पिछले दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज का एफएसएल जांच तथा आसपास के गली एवं सड़कों की भी सीसीटीवी फुटेज एवं मनीष रंजन तथा उनके बेटा का मोबाइल नंबर जो है उसका सीडीआर निकाल कर जांच करने का अनुरोध किया गया है। छात्रावास संचालिका नीलम अग्रवाल जो है उनके और उनके संचालक के 2 बेटे आशु अग्रवाल और का जो मोबाइल नंबर है उसका सीडीआर जांच करने की मांग की गई है। साथ ही साथ डॉक्टर सहजानंद सिंह जो है, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर अभिषेक समेत तमाम जो मेडिकल जो स्टाफ हैं उनके सीडीआर जांच करने की मांग की गई है। चित्रकूट थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की भूमिका उनकी कार्यशैली से शुरू ही संदिग्ध लग रही है, इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए, उनके नंबर की जांच की जानी चाहिए। और यहाँ तक कि जो छात्र के अस्पताल में भर्ती होने के अगले दिन 7 तारीख की रात्रि 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग स्टाफ जिसने स्वयं एम्बुलेंस से छात्रा को उतार करके अस्पताल में भर्ती कराया, उसने माता पिता को बताया था कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, काफी बुरी तरह से लड़की जो है वो सदमे में है जो घटना उसके साथ हुई है। तो उसकी भी बयान दर्ज कराया जाए और बयान का जो लिखित रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट किया जाए और वो परिजनों को भी दिया जाए। 7वां जो बिंदु है वो ये है कि छात्रा जो कपड़ा पहनी हुई थी वो कपड़ा भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा परिजनों को उपलब्ध नहीं कराया गया था और ये खबर जो है सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया था। आपने भी संतोष बताया था दर्शकों को कि जो पुलिस है, जो अस्पताल है, उसने जो छात्रा कपड़ा जो पहनी हुई थी उससे परिजनों को ना देकर के, उसे मेडिकल जांच के लिए ना देकर के, फैसलों को ना देकर के ये कहा गया कि वो कपड़ा फेंक दिया गया है। तो उस खबर को भी दिखाए थे और उसका भी उल्लेख इस जो डीजीपी को पत्र लिखा गया है, मिलकर से पत्र दिया गया है, अपील उसमें दिया गया है। 8वां जो बिंदु है कि 8 जनवरी तक सभी जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद बच्ची का इलाज ड्रग एब्यूज के लिए नहीं किया गया और 9 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अभिषेक द्वारा वायरल मैनेजिंग सीट में रिक्त का थक्के तथा उसी के आधार पर दवाई जो है वो चलाई गई और इसकी भी जांच करने की मांग की गई है कि आखिर ये क्यों ऐसा किया गया है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस जो है उसकी भी जांच करने की मांग किया जा रहा है। तमाम जो जांच है उसकी कॉपी कोर्ट में सबमिट करने के साथ साथ जो है परिजनों को उपलब्ध कराने की अपील की गई है। तो डीजीपी ने इस परिजनों के जो पत्र, लेकिन अमित इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो जिस हॉस्टल के अंदर जिस बेड शीट पर छात्रा ने उल्टी की थी वो क्यों धुली गई? देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है संतोष, जो आप सवाल जो है वो इस सवाल को सुबह से ही हम लोग रेज कर रहे हैं। एफएसएल के जो आधिकारिक सोर्स है उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी कि जो छात्रा जिस दिन वो बीमार हुई, यानी कि जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उस दिन उसने वोमिटिंग किया था और जिस बेडशीट पे वो सोई हुई थी वो बेडशीट जो है धुलवा करके पुलिस को दिया गया और पुलिस ने एफएसएल को दिया। एफएसएल की जो जांच टीम है उसने ये पाया कि जो चादर है उसमें वोमिटिंग के कोई अवशेष नहीं है, बिल्कुल धोया हुआ चादर जो है, डिटर्जेंट के जो अवशेष है वो मिले हैं और इस कारण से उसकी जांच नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुरू से ही इस केस को भटकाने की कोशिश की जा रही थी सर्व संचालक। इसीलिए अमित लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कौन शख्स है जिसे बचाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं पहले दिन से इस पूरी जांच को अंधेरे में रखकर।
ये सारा खेल किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है और आगे भी ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।